हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। अब हम लोग हमारा सेक्शन 2 स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल, क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस। ठीक है, अगर आप लोगों ने चैप्टर 1 अभी तक नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के बाद चैप्टर 1 को भी वॉच कर लीजिएगा। प्लस चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, उसके वीडियोस भी आपको प्लेलिस्ट में सीक्वेंस में मिल जाएंगे। चलिए, तो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेक्शन। ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, जो हम लोगों को टोटली कवर करने हैं पूरे चैप्टर में, जिसमें से हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पूरी देख चुके हैं, रिएक्टिविटी सीरीज तक देख चुके हैं। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, मेटल्स और नॉन मेटल की रिएक्शंस देखने वाले हैं और उसके आगे की फर्दर जो हमारे चैप्टर के टॉपिक्स हैं वो सारे कवर करने वाले हैं। रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट्स इज द टेंडेंसी टू अटेन कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। जैसा कि मैंने आपको सेक्शन 1 में भी बताया था, हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करना चाहते हैं, अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करना चाहते हैं। इसके लिए वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए भी रेडी हो जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट भी करना चाहते हैं। ठीक है, जिस तरीके से भी वो अपने आप को बैलेंस कर लें वो उनकी प्रॉपर्टी होती है। मेटल लूज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर वैलेंस शेल टू फ्रॉम कैटायन। अब ध्यान से सुनिए आप लोग इस पॉइंट को, जब मैं अपने आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को दे दूंगा, इट मींस मैंने नेगेटिव चार्ज को जाने दिया है, तो अल्टीमेटली मेरे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बैलेंस सिचुएशन में होते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन गया तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयोन बच गया, इसीलिए मैं क्या बन गया हूं, कैटायन बन गया हूं। क्लियर है मेरी बात आप सभी को? नॉन मेटल गेन्स इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल टू फॉर्म एन आयन। जो मेरी नॉन मेटल से वो क्या कर रही है, वो जो इलेक्ट्रॉन आया है मेटल से उसको उन्होंने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहां नॉन मेटल्स के पास में नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, एडिशनल हो गया। क्लियर? द कंपाउंड्स फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, 100% इस पे क्वेश्चन आता ही आता है हमारी बोर्ड एग्जाम्स में, प्लस हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जेईई के अंदर। ठीक है, तो जो हमारी मेटल्स है, नॉन मेटल्स में जितने भी हमारे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए ऐसे सारे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो ये कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने ले रखे हैं मेटल्स के और नॉन मेटल्स के, आपको सामने की तरफ दिख रहा होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं तो सोडियम मेटल्स में मेरी जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11। तो इसकी जो शेल कन्फिगरेशन है वो किस तरीके से बना, KLMN। वैसे शेल कन्फिगरेशन हम लोग चैप्टर 4 में पूरा डिटेल में समझने वाले हैं, तो आप लोग अभी बस इस चीज पे नोटिस करिए कि जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर क्या है और इसका शेल का कन्फिगरेशन कैसा होता है, 2 8 1। आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन से। मुझे कितने चाहिए आउटर मोस्ट को कंप्लीट बैलेंस करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब मैं 7 तो ले नहीं सकता हूं सोडियम को बैलेंस करने के लिए, तो मैं इस एक इलेक्ट्रॉन को देने में ज्यादा खुश हो जाऊंगा। क्लियर? वहीं अगर हम लोग नॉन मेटल्स में देखिए, अब एग्जांपल में क्लोरीन देख लेते हैं। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17। ठीक है, तो इसका शेल्फ कन्फिगरेशन काउंटिंग क्या होगा, 2 8 7। इसको अपनी आउटर मोस्ट शेल को बैलेंस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ओनली 1। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, जो क्लोरीन को दे देते हैं, तो हमारा जो सोडियम क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, जो कि क्या है, वैलेंस कंपाउंड है हमारा। क्लियर होगा आप लोगों को एग्जांपल? तो ऐसे ही हमारे डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स जो है वो नॉन मेटल्स के साथ में अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं। एग्जांपल के लिए हम लोगों ने अभी ये सोडियम और क्लोरीन का एग्जांपल लिया था। ये देख लीजिए, आपको सामने ही दिख रहा है कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है जो सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में था, उसने उसको लूज किया। ठीक है, क्या बन गया, वो सोडियम कैटायन बन गया। क्लोरीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसने वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और वो क्या बन गया, क्लोराइड एनायन बन गया। और अल्टीमेटली ये सोडियम क्लोराइड का मेरा फाइनल कंपाउंड बनता है सोडियम क्लोराइड NaCl। क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग एक और देख लेते हैं, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। तो मैग्नीशियम की हमारी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। उसका टोटल एटॉमिक नंबर क्या है हमारा, 12। 2 इलेक्ट्रॉन उसने क्या करें, लूज करें, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम कैटायन बन गया है।
वहीं क्लोरीन, एक क्लोरीन क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो हम यहां पे दो क्लोरीन ले लेते हैं। दो क्लोरीन क्या करेंगे, वो मैग्नीशियम से जो दो इलेक्ट्रॉन आए उन दोनों को एक्सेप्ट कर लेगा और हमारा क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रखना ही रखना है अपनी एग्जाम्स के लिए। सबसे पहला फिजिकल नेचर। आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड are somewhat hard because of strong force of attraction between the positive and negative ion. These compounds are generally brittle, मतलब जब आप इनको बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये जब बिखर जाते हैं, चूरा चूरा हो जाते हैं। ठीक है, जैसे नमक, ठीक है, एक आयोनिक कंपाउंड है, हम जैसे ही उस पर हार्ड प्रेशर अप्लाई करते हो बिखर जाता है। ठीक है, इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इनकी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रहते हैं वो हाई रहते हैं, किसके, आयोनिक कंपाउंड के। क्यों, क्योंकि इनका हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की जरूरत के लिए मुझे ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को रखना पड़ेगा। कुछ आयोनिक कंपाउंड ले रखे हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, और इनके कैल्विन में आपको मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी स्पेसिफाई किए हुए हैं, एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए आपको, ताकि आपको ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्लियर हो जाए हमारे बेसिक आयोनिक कंपाउंड्स के। सॉल्युबिलिटी, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्यूबल इन वाटर एंड इनसॉल्यूबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा। ठीक है, तो वाटर में हमारे क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड क्या हो जाते हैं, जनरली सॉल्यूबल हो जाते हैं, बट यही जो हमारे सॉल्वेंट्स हैं केरोसिन, पेट्रोल, इनमें ये सब क्या है, इनसॉल्यूबल। वहीं अगर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं आयोनिक कंपाउंड के केस में, तो जो हमारे आयोनिक कंपाउंड है यहां दो प्रॉपर्टीज हमको याद रखनी है। जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो किसके साथ में पॉसिबल है, आयोनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन के साथ पॉसिबल है। बट अगर आप लोग आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में लेते हो तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेंगे। तो आप लोगों को क्या याद रखना है, आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द स्टेट ऑफ लिक्विड और इन अ सॉल्यूशन स्टेट। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले ऑकरेंस ऑफ मेटल। ये मेटल जो है वो जनरेट कैसे हुई, कितने टाइप की जनरेट हुई और प्रॉपर्टी इनकी क्या है, वो सारी चीजें क्लियर करने वाले। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स, द एलिमेंट और कंपाउंड which occurs naturally in the earth crust are called minerals। जो हमको रॉ मटेरियल मिला है हमारे अर्थ क्रस्ट से, जिसके अंदर हम लोगों को मेटल होने का ऑकरेंस प्रोवाइड होता है, वो सारे क्या हैं, हमारे मिनरल्स हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोगों को देखना है ओर्स। ठीक है, मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, सच मिनरल्स आर कॉल्ड ओर। मैं आप लोगों को डिटेल में समझा देता हूं, क्योंकि ओर्स की डेफिनेशन में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। ठीक है, अब अगर मैंने कहीं से कोई मेरे को मिनरल मिला है जहां से मुझे ये प्रोबेबिलिटी है कि यहां से कोई प्रॉफिटेबली मेटल मिलने वाली है, तो मैं क्या करूंगा, वहां पे एक्सट्रैक्शन करने की कोशिश करूंगा। अब अगर वो जो मेटल है जो प्रॉफिटेबली हो सकती थी मेरे लिए, वो दैट मच प्रॉफिटेबल नहीं है, तो उसको हम ओर्स की कैटेगरी में नहीं डालेंगे, उसको हम मिनरल्स की कैटेगरी में डालेंगे। बट मैंने एक्सट्रैक्शन करने में जितना हार्डवर्क और इन्वेस्टमेंट किया है, अगर उससे ज्यादा प्रॉफिट की मुझे वहां से क्या हो जाती है, उस स्पेसिफिक टाइप की मेटल अगर जनरेट हो जाती है, तो हम फिर इसको क्या बोलेंगे, ओर्स। क्लियर है मेरी बात, मतलब मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल एंड दे कैन बी प्रॉफिटेबली फॉर मी, ठीक है, टू एक्सट्रैक्ट देम, उस केस में हम इसको ओर्स बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा गैंग्यू। तो बहुत हमारी ऐसा तो है नहीं कि हमारी जो मेटल्स हैं वो डायरेक्टली मिल जाती है, कि मुझे गोल्ड बिस्किट मिल गए, सिल्वर की प्लेट्स मिल गई, ठीक है, आयरन के ब्लॉक्स मिल गए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इनके साथ में बहुत सारी इंप्योरिटीज भी रहती है, और ऐसा भी नहीं कि एक टाइप की मेटल ही मिलती है हमेशा, मिक्स में मेनी टाइप्स ऑफ मेटल्स एक साथ भी मिल सकते हैं। तो यहां पे मुझे क्या मिलता है, इन इंप्योरिटीज को हटाना रहता। तो ये जो मुझे चंक मिला है पूरा मेटल का, जिसमें बहुत सारी मेटल्स भी, इंप्योरिटीज भी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग्यू बोलते हैं। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो मेटल्स हम लोग जनरेट कर रहे हैं हमारे ओर से, मिनरल से, गैंग्यू से, अब हम लोगों को इनको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इसके हमारे पास में 3 स्टेप्स है। सबसे फर्स्ट एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप, इसमें भी बहुत सारी प्रोसेसेस रहती है। मैं सारी चीजें आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं। आपकी बुक्स में ये सारे टॉपिक्स नहीं दिए हुए होंगे, पर हम इस वीडियो में ये सारी चीजें कवर अप करने वाले। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल सेकेंड स्टेप देखने वाले हैं हम, और थर्ड हम लोग देखने रिफाइनिंग ऑफ मेटल।
कैसे फाइनल मेटल जो है वो इंडिविजुअल टाइप की हमारी प्रोड्यूस हो जाती है, वो सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं। एक चार्ट और देख लीजिए आप लोग कि यहां पे क्या हो रहा है, हमारी जो मेटल्स हैं इनको हम लोगों ने 3 कैटेगरीज में डाल रखा है। कौन सी कैटेगरी? मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, मिडिल रिएक्टिव मेटल्स एंड लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। क्यों? अब ये क्यों डाला है हमने? क्योंकि हम लोग कुछ ऐसी टेक्निक्स भी यूज करने वाले हैं जहां पे इनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से हम क्या करने वाले हैं, इनको सेपरेशन करने वाले हैं। तो वहां पे हम लोगों को रिक्वायर्ड रहेगा कि कौन मोस्ट रिएक्टिव है, कौन लीस्ट रिएक्टिव है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। या आप लोगों को एक चार्ट दिख रहा होगा जिसमें जो हमारे ओर्स निकलते हैं अर्थ क्रस्ट से, उनको हम लोग कैसे बाइफरगेट करते हैं। तो सबसे पहले हम मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी को बाइफरगेट करते हैं, देन हम लोग उनमें क्या परफॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं और उससे क्या जनरेट कर लेते हैं, प्योर मेटल। राइट हैंड साइड पे आप लोगों को दिख रहा होगा मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, ठीक है, सल्फाइड्स और रहते हैं। यहां पे हम रोस्टिंग का प्रोसेस अप्लाई करते हैं और इससे भी हमारी क्या हो जाती है, जो प्योर मेटल है वो जनरेट हो जाती है। और मिडिल में आप लोगों को देख रखा होगा मेटल्स ऑफ मिडिल रिएक्टिविटी, यहां पे हमको कार्बोनेट और सल्फाइड दोनों टाइप के ओर मिलते हैं। तो कार्बोनेट ओर के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कैल्सिनेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, मैं आपको डिटेल में अभी क्लियर करूंगा ये। और सल्फाइड ओर के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, रोस्टिंग परफॉर्म करते हैं। इसके बाद में क्या हो जाता है, हमारे ऑक्साइड ऑफ मेटल बन जाते हैं, जिसको हम लोग रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू प्योरिफिकेशन करके जो हमारी प्योर मेटल है उसको जनरेट कर लेते हैं। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है इनरिचमेंट ऑफ ओर, जो हमारी फर्स्ट स्टेप थी, ठीक है, याद आया आपको। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गैंग्यू फ्रॉम ओर। तो जितनी इंप्योरिटीज थी हमारी ओर्स की, उन सबको रिमूव करना है। तो क्या इसके लिए हमारे पास में 4 मेथड्स है, हाइड्रोलिक वॉश, मैग्नेटिक सेपरेशन, लोथ फ्लोटेशन और केमिकल सेपरेशन। इन चारों मेथड से हम लोग क्या करते हैं, उन इंप्योरिटीज को हटाते हैं। हाइड्रोलिक वॉश में उसको एक हाई प्रेशर वाटर कैनॉन से हम क्या करते हैं, मेटल को मेटल पे फायर करते हैं, जिससे इंप्योरिटीज क्या हो जाती है, वहां से फ्लो हो जाती है। ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन में हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक बेल्ट के ऊपर इनको रोटेट करते हैं। तो जो हमारी मेटल्स रहती है वो बेल्ट के साथ में अटैच रहती है, और जो इंप्योरिटीज रहती है, नॉन मेटल्स रहते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो ड्राउन हो जाते हैं, वो सेटल हो जाते हैं उस मेटेलिक बेल्ट से अलग। ठीक है, फ्लोथ रोटेशन में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग मेटल्स है, हैवी मेटल्स क्या हो जाएगी, सेटल हो जाएगी, और जो इंप्योरिटीज है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी, उसके थ्रू इसको रिमूव करते हैं। केमिकल सेपरेशन में हम अलग अलग केमिकल्स की क्या करते हैं, रिएक्शंस कराते हैं, जिससे क्या हो जाता है, हमारी इंप्योरिटीज सारी रिमूव हो जाती है। क्लियर है आप लोगों को सभी को। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं हमारी सेकेंड स्टेप, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन दी रिएक्टिविटी सीरीज। वो मेटल जो लो है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में, तो ठीक है, कैसे, गोल्ड सिल्वर ये फ्री स्टेट में मिलता है। क्यों? क्योंकि गोल्ड सिल्वर जो है वो किसी के भी साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर जो है वो हमको डायरेक्टली मिल जाता है, सिर्फ इनमें कुछ इंप्योरिटीज अटैच रहती है। उनको हम लोग फर्स्ट स्टेप जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, हाइड्रोलिक वॉश, ठीक है, मैग्नेटिक बेल्ट, इनके थ्रू सेपरेट कर लेते हैं। और द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल कैन बी रिड्यूस टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन। हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको हीटिंग करके भी सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे देख लेते हैं। मरकरी, ओर ऑफ मरकरी व्हेन इट इज हीटेड इन एयर, इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मरकरी ऑक्साइड। जब आप उसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है, देन मरकरी ऑक्साइड इज देन रिड्यूस टू मरकरी फॉर फर्दर हीटिंग। पहले हम लोगों ने जब मरकरी सल्फाइड को गर्म करा तो वो किस में कन्वर्ट हुआ, ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, और फर्दर उसको हीटिंग करने के बाद वो फाइनली मरकरी में कन्वर्ट हो जाता है। आप लोगों को रिएक्शन भी दिख रही है, ठीक है। तो मरकरी सल्फाइड को हम लोगों ने जब रिएक्ट कराया तो वो ऑक्साइड बना पहले, ठीक है, मरकरी ऑक्साइड बना, और फिर मरकरी ऑक्साइड को अगेन हीट अप करने से हमको फाइनल मरकरी मिल गया, और ऑक्सीजन गैस यहां से क्या हो जाती है, रिजॉल्व हो जाती है। क्लियर? सिमिलरली कॉपर विच इज फाउंड इन कॉपर सल्फेट इन नेचर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर बाय जस्ट हीटिंग इन एयर। तो कॉपर सल्फेट को भी अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करोगे तो सीधे सीधे यहां से क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, और फिर इस कॉपर ऑक्साइड को और कॉपर सल्फेट को अगेन हीट करेंगे हम लोग, तो हमारा क्या बन जाएगा, SO2 रिमूव हो जाएगा गैसियस स्टेट में, और हमारा जो कॉपर है वो हम लोगों को अलग मिल जाएगा सॉलिड स्टेट में। क्लियर है आप लोगों को सभी को? चलिए आगे देखते हैं। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, तो वो मेटल जो मिडिल में बिलोंग करती है रिएक्टिविटी सीरीज। द मेटल इन मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक, लीड, कॉपर आर मॉडरेटली reactive. These are usually present at the sulfides and carbonates. In nature, it is easier to obtain a metal from its ऑक्साइड। तो पहले हम इनके ऑक्साइड जनरेट करेंगे, फिर उन ऑक्साइड से हम इनको
प्योर फॉर्म में जनरेट करने वाले। द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। आप लोगों को ये लाइन याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। द सल्फाइड्स ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। वहां पे एक्सेस एयर की प्रेजेंस बहुत ज्यादा रहती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। ठीक है, हम लोग उसको बहुत ज्यादा गर्म कर रहे हैं। क्लियर, याद रखिएगा, आप लोगों से रोस्टिंग अगर पूछा जाए तो आप लोग ये बता सकते हैं विद एग्जांपल। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं रोस्टिंग में। हम लोगों ने अभी देखा सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड प्रोसेस देख लेते हैं। तो सेकेंड प्रोसेस देखने के पहले हम लोगों की रिएक्शन भी क्लियर कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या करा, जिंक सल्फाइड लिया और उसको क्या करा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हीट किया है। तो हम लोगों को क्या मिल गया है, जिंक ऑक्साइड मिल गया है और हमारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहां से रिमूव हो गई है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले कैल्सिनेशन। The carbonate ores are changed into oxide by heating strongly in limited air. This process is known as calcination. Roasting में हमने excess of air यूज करा था। कैल्सिनेशन में हम लोग लिमिटेड एयर मतलब एयर टाइट कर देते हैं और जो जितनी एयर उसमें प्रेजेंस है सिर्फ उसके केस में इसको हम लोग हीट अप करते हैं। तो जितनी एयर और इनिशियली प्रेजेंट रहेगी उसी में हम लोगों को कैल्सिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। रिएक्शन देख लेते हैं इसकी। जिंक कार्बन ऑक्साइड की हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, हीट कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो क्या बन रहा है, हमारा जिंक ऑक्साइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से रिमूव हो रही है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं रिडक्शन का। द मेटल ऑक्साइड आर देन रिड्यूस टू द करस्पॉन्डिंग मेटल बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन। अब हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं जिसकी हेल्प से हमको क्या मिल रहा है, मेटल का प्योर फॉर्म मिल रहा है। रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड को हम लोगों ने कार्बन के साथ रिएक्शन करवाया तो कार्बन ने क्या बना लिया, ऑक्सीजन की हेल्प से कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया है और हम लोगों को जिंक जो है वो इंडिविजुअली प्योर फॉर्म में मिल जाता है। क्लियर, तो यहां पे हमारा सेक्शन 2 कंप्लीट होता है हमारे चैप्टर 3 के मेटल्स और नॉन मेटल्स का। आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो पाए। और आपको सारे चैप्टर्स के वीडियो जो है वो हमारी प्लेलिस्ट में सीक्वेंस में मिल जाएंगे, आप लोग उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग टॉप पे क्लिक कर दीजिए।